हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। आज हम 69th बीपीएससी पीटी के लिए बीपीएससी के प्रीवियस प्रश्न के साइंस का फिजिक्स भाग देखेंगे, जिसमें पहले 68 बीपीएससी पीटी का प्रश्न देखेंगे जो आने वाले 69 बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा होता है तथा किनारे वाला भाग पतला होता है। जब उत्तल लेंस द्वारा सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब लिया जाता है तो लेंस के वक्र हिस्से पर पड़ने वाला प्रकाश चित्र बिंदु पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार सफ़ेद घोड़े की पूरी प्रतिबिंब बनती है, लेकिन इसकी तीव्रता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्तल लेंस द्वारा जब सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब आपतित होती है तो घोड़े का प्रतिबिंब कम चमक वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि की तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका व्याख्या देखिए। तो ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है, लेकिन आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। एक फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा उपकरण है जिसे मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह सेल सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग में दो गोल धातु के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती है, जिससे धातु के छल्ले आसानी से घूर्णन कर पाते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो वह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सहायता करता है। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने से गोलकीपर के हाथों में चोट कम लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल को पकड़ते वक्त हाथ को पीछे करने से समय बढ़ जाता है एवं बॉल का संवेग कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो अल्फा किरण रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। यह किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। अल्फा किरण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। केंद्राभिमुखी बल अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु पर वक्रता के अक्ष या वक्रता के केंद्र की ओर निर्देशित वक्रीय गति में कार्य करने वाला बल है। इस बल के कारण वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना संभव हो पाता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। गति ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब गतिज ऊर्जा में घर्षण बल शामिल हो जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में जब 2 लकड़ी को गति के साथ आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे।
एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री का शरीर बाईं ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गतिशील बस में बैठे यात्रियों का शरीर भी गतिशील होता है एवं बस के अचानक दाईं ओर मुड़ने से बस में बैठे यात्रियों के शरीर के कमर के नीचे वाला भाग यानी हिस्सा जो बस के संपर्क में है वही गति जड़त्व के कारण दाईं ओर मुड़ जाता है, लेकिन कमर के ऊपर वाला हिस्सा इस स्थिति को संतुलन करने के लिए बाईं ओर मुड़ जाता है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति ठीक करने का प्रयास करता है। एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है ताकि सितार के तार की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति से समायोजित किया जा सके। ऐसा करने से संगीतिक ध्वनि उत्पन्न होती है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है तब मिट्टी का तेल इसका एक उदाहरण है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। उपयुक्त विकल्प में मिट्टी का तेल इस रूप का एक उदाहरण है। पदार्थ की द्रव अवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित आयतन होता है। अब 67वीं री एग्जाम बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रीय बल जो है वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत है। अपकेंद्रीय बल वह बल है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वह आभासी बल है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगने वाला बल तथा अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति निम्न में सबसे कम कांच में होती है, जबकि निर्वात में शून्य होती है। प्रकाश ऊर्जा एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति सदिश राशि नहीं है, जबकि वेग, बलाघूर्ण, विस्थापन सभी सदिश राशि है। सदिश राशि जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग, बलाघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, प्रवणता, विस्थापन सभी सदिश राशि है। अदिश राशि जिन राशियों में परिमाण होते हैं उन्हें अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा सभी अदिश राशि है। यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला अपकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी के मान में परिवर्तन कब होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है।
पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर विषुवत रेखा पर स्थित वस्तु का वजन घट जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से दूरस्थ खगोलीय पिंडों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया। अपने प्रेक्षण तथा प्रयोगों के माध्यम से गैलीलियो ने यह पाया कि पूर्व में व्याप्त मान्यताओं के विपरीत ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गणितज्ञ और वैज्ञानिक गैलीलियो ने ही प्रकाश की गति को नापने का साहस किया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सन 1915 में आइंस्टीन ने गुरुत्वीय क्षेत्रों की उपस्थिति तथा त्वरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर अपने इस सिद्धांत को व्यापक रूप दिया। इसे अपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। 1905 में प्रकाशित अल्बर्ट आइंस्टीन के क्रांतिकारी वैज्ञानिक पत्रों में से एक में E=mc² को पेश किया गया था, जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है तथा c निर्वात में प्रकाश की गति है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। एक अकेली धातु के दो भागों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि ये भिन्न भिन्न तापमान पर हैं। यह थॉमसन प्रभाव कहलाता है। सीबेक प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें दो असमान विद्युत कंडक्टरों या अर्धचालकों के बीच तापमान अंतर दो पदार्थों के बीच वोल्टेज अंतर पैदा करता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रायः आवर्धक लेंस को एक गोल फ्रेम में मढ़ा गया होता है जिसमें एक मत्था भी लगा होता है। आवर्धक कांच के सामने यदि वस्तु फोकस बिंदु तथा लेंस के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत प्लैटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हों, ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ और पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड आदि अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। निम्न कथनों पर विचार करते हैं। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। सही है। दूसरा देखते हैं, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह भी सही है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। चीनी या नमक के रूप में घुलनशील पदार्थ डालने पर शुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ता है। यदि जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। जब पानी में सामान्य नमक मिलाया जाता है तो हिमांक कम हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल और पानी दोनों ही वाष्पशील तरल पदार्थ हैं जो एक द्विआधारी समाधान बनाने के लिए एक साथ मिश्रित होते हैं। इस समाधान का वाष्प दबाव व्यक्तिगत शुद्ध घटकों की तुलना में अधिक हो जाता है। यह पानी के क्वथनांक को कम करके प्रभावित करता है।